हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट लर्न करो क्लास 11 एंड 12। मैं हूं श्रेया, आपकी एजुकेटर। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस की एक बहुत ही अमेजिंग सी पोएम, दैट इज द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट विटमैन। ऑल राइट, सो आज के सेशन में हम ये पूरी पोएम डिटेल में कवर कर लेंगे, जिसमें कि हम पोएम एक्सप्लेनेशन भी कवर करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी कवर करेंगे एंड साथ ही साथ लिटरेरी डिवाइसेस भी कवर करेंगे। ऑल राइट, दैट मीन्स आज हम करेंगे द वॉइस ऑफ रेन पोएम बाय वॉल्ट विटमैन की वन शॉट रिविजन। ऑल राइट, फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पोएम है द वॉइस ऑफ रेन। अब द वॉइस ऑफ रेन टाइटल से आपको क्या पता चल रहा है कि बारिश की आवाज, यही मतलब है ना द वॉइस ऑफ रेन का, राइट। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है पोर्ट ने यूज करा है सबसे ज्यादा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है मैम? तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी लिविंग या ह्यूमन क्वालिटी या अट्रीब्यूट आप एसोसिएट कर देते हो किसी भी नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन चीज से, तब इस चीज को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि क्या रेन की कोई वॉइस होती है? लेकिन यहाँ पर हमारा टाइटल ही क्या है पोएम का? द वॉइस ऑफ रेन, रेन की आवाज। अब वॉइस किसकी होती है? जैसे कि मैं बोलूं माय वॉइस इज स्वीट, ठीक है, तो ये तो मैं वॉइस को डिस्क्राइब कर रही हूँ अपनी, लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या रेन की कोई वॉइस होती है? क्या रेन आपको जवाब देती है? नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर जो रेन है वो पोएट को जवाब देती है। ऑल राइट, इसलिए पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमन या फिर लिविंग अट्रीब्यूट एसोसिएट करा गया है रेन के साथ, जो कि क्या है? रेन की वॉइस। ऑल राइट, तो इतने सारे एक्सप्लेनेशन का बेसिक मतलब ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। ऑल राइट, चलो जी स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम से। And who art thou, said to the soft falling showers, which strange to tell, give me an answer as here translated। ठीक है, so and who art thou, यहाँ पे आर दाउ दोनों ही आर्किक वर्ड्स है, और इसका क्या मतलब होता है? आर्ट का मतलब है यहाँ पर आर एंड दाउ का मतलब है यू। हु आर यू, ठीक है। तो आपकी पोएम स्टार्ट होती है एंड हु आर यू क्वेश्चन मार्क, सेड आई कौन है यहाँ पर? आई है यहाँ पर वॉल्ट विटमैन हिमसेल्फ, जो कि इस पर्टिकुलर पोएम के पोएट है। एंड हु आर यू, सेड आई, जो कि पोएट है, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। सॉफ्ट फॉलिंग शार किसकी है? रेन की है, ये तो आपको पता चल रहा है। तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई। हु आर यू, पोएट ने पूछा किससे? सॉफ्ट फॉलिंग शार से, किसकी? रेन की। With strange to tell, अब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी अनयूजुअल सी बात है। गिव मी आंसर, उनको आंसर भी मिला उनके इस क्वेश्चन का। जब उन्होंने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, उस फ्रीली फॉलिंग शार से पूछा तुम कौन हो, तो उनको एक आंसर मिला एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि उन्होंने हम सबको बताया है यहाँ पे ट्रांसलेट करके, एज आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब उनको क्या रिप्लाई मिला? रेन ने रिप्लाई करा पोर्ट को, आई कौन है यहाँ पर? आई है यहाँ पर रेन। ऑल राइट, तो ये है रेन। चलो इसे ग्रीन से मार्क कर दिया, जहां पर रेन है वो मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर रिप्लाई करा भाई उस सॉफ्ट फॉलिंग शार ने, रेन ने, कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। ऑल राइट, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन ने जवाब दिया यहाँ पर पोएट को कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, एक कविता हूँ। Eternal I rise, impalpable, out of the land and to the bottomless sea। अब यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए वो जो रेन है, वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शार है, वो आगे कंटिन्यू कर रही है अपने आंसर में कि इटर्नल, इटर्नल मतलब एंडलेसली, आई राइज, मैं राइज करती हूँ, इम्पाल्पेबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पर रेन बता रही है कि मैं इटर्नली यानी कि एंडलेसली राइज करती हूँ, और तुम मुझे टच नहीं कर सकती हो, मैं क्योंकि मैं इम्पाल्पेबल हूँ। इम्पाल्पेबल का मतलब होता है जिसे कि आप टच ना कर सको, ठीक है। जैसे मेरा हैंड है, ये पाल्पेबल है, ये बोर्ड है, ये पाल्पेबल है, इसे मैं टच कर सकती हूँ। लेकिन जब वेपर्स की फॉर्म में वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है, क्या आप उसे टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वही बोला गया इटर्नल आई राइज। आई कौन है यहाँ पर? दोबारा से रेन को बोला गया है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, लैंड से भी वाटर इवेपोरेट होता है, एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का क्या मतलब है? एक बहुत ही गहरी सी, जिसका कि कहाँ बॉटम है ये आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपने यहाँ बोल दिया बॉटमलेस सी, कि हमें पता ही नहीं है बॉटम का है, तो हमने बोल दिया सी का बॉटम ही नहीं है। ठीक है, ठीक है।
अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल सबने पढ़ा है साइंस में। अब इसको दोबारा से रिवाइज कर लो। अब आप सोचो कि मैम आप हमें साइंस क्यों पढ़ाने लगी? तो भाई बेसिक साइंस तो बेसिस है लाइफ का, ठीक है। तो वाटर साइकिल फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वाटर होता है वाटर बॉडीज में, वहां से इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर क्या होता है? इवापोरेशन होता है। आप लोगों को पता है, पढ़ा है इतना सबने। फिर वाटर वेपर क्या होता है? वो ऊपर जाकर एट हायर ऑल्टीट्यूड कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस से, और क्या फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, राइट, सबको पता है। उसके बाद क्या होता है? जब क्लाउड सैचुरेट हो जाते हैं, उनमें खूब सारा वाटर वेपर भर जाता है, खूब सारा पानी भर जाता है, तब क्या होता है? वहां से रेनफॉल होती है, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेशन। जब क्लाउड से पानी दोबारा हमारी मदर अर्थ पे आता है तो हम बोलते हैं उसे प्रेसिपिटेशन। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन से वाटर दोबारा से वाटर बॉडीज में भी आ गया और लैंड पे भी आ गया, ठीक है। तो वाटर बॉडीज तो दोबारा से रिफिल हो गए, और लैंड पे क्या क्या फायदा होता है? जितने भी सीड्स होते हैं वो दोबारा से ग्रो करने लगते हैं, ट्रीज प्लांट सब ग्रो करते हैं। तो ये होता है एक सिंपल फॉर्म में वाटर साइकिल। पता है आपको? नहीं पता है तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, अब पता चल गया, ठीक है। चलो, यही यहाँ पर बताया था रेन ने कि इटर्नली आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। लैंड से भी वाटर इवेपोरेट होता है और सी से भी होता है। सी कौन सी सी? बॉटमलेस सी, जो कि बहुत ही गहरी है, उसका बॉटम में पता ही नहीं है कहाँ पे है। अपवर्ड टू द हेवन। अब ये जो इवेपोरेशन है ये अपवर्ड होता है ना, डाउनवर्ड तो नहीं होता इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन होता है अपवर्ड, अपवर्ड टू द हेवन। स्काई को डिनोट करने के लिए क्या बोला है रेन ने? कि मैं इवेपोरेट करती हूँ अपवर्ड टू द हेवन। हेवन मतलब टू द स्काई। व्हेनेवर व्हेंस वेगली फॉर्म्स ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है? व्हेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, ठीक है। दोबारा से एक आर्किक वर्ड आ गया आपका। सो अपवर्ड टू द हेवन टू द स्काई, फ्रॉम वेयर वेगली। वेगली का मतलब होता है रफली, जो जिसका जो शेप है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो। सो फ्रॉम वेयर वेगली, वेगली मानी रफली, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर। कंडेंसेशन का प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम वेयर रफली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, वहां पे कंडेंस हो जाती है रेन ड्रॉपलेट्स नहीं, वाटर वेपर्स। चेंज एंड येट द सेम। अब यहाँ से वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए थे, वहां पर जाकर कंडेंस हो गए हैं इन फॉर्म ऑफ रफ क्लाउड। तो ऑल्दो यहाँ पर क्या है? सब कुछ चेंज हो गया है, कि यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा था, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रहा है। तो यही डिस्क्राइब करने के लिए रेन बोल रही है कि अपवर्ड टू द हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स चेंज्ड एंड येट द सेम। ऑल्दो मेरी फॉर्म जो है वो चेंज हो गई है, यहाँ वाटर वेपर थी, यहाँ पर क्लाउड हो गई है, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? ऑल्दो चेंज, फिर भी मैं सेम हूँ। मैं सेम एक वाटर की ड्रॉपलेट हूँ, जो कभी यहाँ पर वेपर थी, यहाँ पर जाके क्लाउड में कंडेंस हो गई है, ठीक है। तो यही बताने के लिए बोला है ऑल्दो चेंज एंड येट द सेम। ऑल्दो मेरी फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन इनिशियली तो मैं वाटर की वही ड्रॉपलेट हूँ, जो कि कभी वेपर थी, जो इवापोरेट हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें वही जो वाटर वेपर है, जो वाटर ड्रॉपलेट है, वो बोल रही है। तो ये आई कौन है? आई दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट है, इसलिए मैंने ग्रीन से आपको बताया है। ये आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे आना, ठीक है। आई डिसेंड टू लीव, लीव का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब होता है वॉश करना। विजिबल है वॉश, वॉश लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है? जहां सूखा पड़ता है मैं वहां पर डिसेंड करती हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एटॉमीज। एटॉमीज क्या होते हैं? एटॉमीज होते हैं टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। टाइनी पार्टिकल्स को आप बोलते हो एटॉमीज, ठीक है। तो आई डिसेंड, आई मतलब वाटर ड्रॉपलेट बोल रही है कि नीचे की तरफ आती हूँ। नीचे की तरफ किस प्रोसेस में आती है? वाटर रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन जब होता है, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ आती हूँ। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। टू लीव, लीव का मतलब वॉश अवे द ड्रॉट्स, जहां पर सूखा होता है मैं उस सूखे को वॉश अवे कर देती हूँ। टाइनी पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं मैं उन्हें भी वॉश अवे कर देती हूँ। जो कि डस्ट लेयर्स है, हमारी अर्थ की इतनी सारी लेयर्स है, बहुत ज्यादा डस्टी हो जाती है, मैं उनको भी वॉश अवे कर देती हूँ, उनको भी क्लीन कर देती हूँ अराउंड द ग्लोब। ग्लोब में बहुत सारी लेयर्स होती है, आपको पता होगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर एंड सो एंड सो। तो यहाँ पे रेन ने बोला है कि मैं सबके गो थ्रू करती हुई आती हूँ और मैं सबको क्या कर देती हूँ? सबको वॉश अवे कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब यहाँ पर वो वाटर ड्रॉपलेट बता रही है अपनी क्वालिटी को, अपनी सिग्निफिकेंस को, कि देखो मैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तब वो बोल रही है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, मेरे बिना वर सीड्स। ये जो सीड्स है, अगर मैं बारिश हो ही ना तो ये सीड्स तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, ये कभी नहीं ग्रो करेंगे। एंड विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट,
लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। लेटेंट हीट पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो यहाँ पर वो वाटर ड्रॉपलेट बता रही है कि अगर मैं ना हूं ना तो जो सीड्स आएंगे इन फॉर्म्स ऑफ सीड्स ही रह जाए, लेटेंट एंड अनबॉर्न, ये हिडन रह जाए और ये कभी ग्रो अप ही ना कर पाए, आगे बढ़ ही ना पाए अगर रेन ना हो। अगर रेन नहीं हो, आप प्लांट उगाते हो देखा होगा आपने, या हो सकता है आप लोगों ने उगाया भी हो, वाटर डालना पड़ता है ना। तो वही वो रेन बोल रही है कि अगर मैं ना हूं तो फिर ये जो सीड्स है ये कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये हिडन रह जाएंगे, इनका आगे बर्थ हो ही नहीं पाएगा। ऑलराइट, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। आगे ये जो रेन है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये बता रही है अपने बारे में कि मैं हमेशा ही डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है 24/7, एंड फॉरएवर हमेशा, बाय डे एंड नाइट यानी 24/7 आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन को दोबारा से लाइफ प्रदान करती हूँ, देती हूँ। मैं अपने ओरिजिन को दोबारा से लाइफ ग्रांट करती हूँ। इस बात का क्या मतलब है? वाटर साइकिल याद करो जो अभी समझाई थी, वही इसका आंसर है, ठीक है। वाटर बॉडी से इवापोरेशन होता है, ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंसेशन से क्लाउड्स बन जाते हैं। जब ये क्लाउड सेचुरेट हो जाते हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, और दोबारा से जो रेन है दोबारा से कहाँ आ जाती है, लैंड पे और अपनी वाटर बॉडीज से। तो यहीं से तो ओरिजिन हुआ था और यहीं पर ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस आ गई है। तो आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। समझ आया आपको ये बात? वाटर साइकिल जिसको क्लियर है, वॉइस ऑफ रेन उसके लिए एकदम इजी है, बिल्कुल लर्न हो जाएगी, ठीक है जी। चलो हो गया। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं हर एक चीज को क्या कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ और ब्यूटिफाई कर देती हूँ। इस बात का क्या मतलब है, जब बारिश हो जाती है, घूमने निकलो बाहर, सब यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सब कितने धुले धुले लगते हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, एकदम ऐसा लगता है किसी ने नहा धुला के एकदम बिठाया हुआ है, हर चीज एकदम ब्यूटीफुल लगती है हमें। सराउंडिंग देखो, एनवायरनमेंट देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है रेनफॉल के बाद, है ना ये बात? तो यही यहाँ बोली है, एंड मेक प्योर, हर चीज को मैं प्योर कर देती हूँ एंड ब्यूटिफाई कर देती हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न। सबसे पहले रेग्ड और अनरेग्ड दोबारा से आर्किक वर्ड से इनका क्या मतलब है यहाँ पर? रेग्ड का मतलब होता है केयर्ड फॉर, केयर्ड ऑफ, और अनरेग्ड का इसका उल्टा होता है नॉट केयर्ड फॉर, ठीक है, नॉट केयर्ड। तो यहाँ पर अब पोएट जो है अपनी पोएम को इन फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग कंपेयर कर रहे हैं, किससे? रेन से। वो बोल रहे हैं जैसे कि फॉर सॉन्ग, जैसे कि मेरा सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस क्या है सॉन्ग की या पोएम की? पोएट खुद ही उसकी बर्थ प्लेस है, क्योंकि वो जब हम कोई सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं तो हम ही तो होते हैं उसकी बर्थ प्लेस। ऐसे यहाँ पर जो वर्ल्ड विटमैन है वो अपने सॉन्ग की बर्थ प्लेस है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वॉन्डरिंग। अब जब भी कोई सिंगर एक सॉन्ग को सिंग करता है तब क्या होता है, वो सिंगर उसका क्या हो गया, बर्थ प्लेस हो गया। आफ्टर फुलफिलमेंट, अब उस सॉन्ग को क्या होता है, बहुत जगह वो परफॉर्मेंस देता है, फिर बहुत जगह उसको शेयर करा जाता है, उसको लाइक्स भी मिलते हैं, उसको डिसलाइक्स भी मिलते हैं, उसको अप्रिसिएशन भी मिलता है। साथ साथ यहाँ बोला है कि इस तरह से वो दूर दूर तक वंडर करता है, क्या? सॉन्ग, रेग्ड और अनरेग्ड, यानी कि कोई उसकी केयर करे या ना करे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लेकिन क्या होता है, जब कोई कोई लोग उसकी केयर करते हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है सॉन्ग को, तो क्या होता है, वो इन फॉर्म ऑफ अ लव रिटर्न होता है किसे? उसके सिंगर को, जिसने कि उसे सिंग किया है। यहाँ पर पोएट को, जैसे कि उसका सॉन्ग जो उसने सिंग करा वो इधर उधर ट्रैवल करता है, वॉन्डर करता है, लोग सुनते हैं, परफॉर्मेंस देता है पोएट, उसके बाद वो रिटर्न, उन्हें कोई अवार्ड नहीं चाहिए पोएट को, इसलिए उन्होंने सॉन्ग सिंग करा है। लेकिन जब बहुत सारे लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो इन फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन ये लव जो है वापस आता है। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन दिया है रेन के लिए, कि रेन जो है 24/7 डे एंड नाइट अपना जो वाटर साइकिल है वो कॉन्टिन्यूअस रखती है। ऑलराइट, वाटर साइकिल कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, और वो बिल्कुल परवाह नहीं करती है कि कोई उसकी केयर करता है या नहीं करता है, कोई रेन को बहुत ज्यादा पसंद करता है या नहीं करता है, इस बात से रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना जो काम है वाटर साइकिल का, वो डे एंड नाइट ऐसे ही कॉन्टिन्यूअसली करती रहती है। जैसे कि यहाँ पर बोला है पोएट ने अपने बारे में कि जो भी सॉन्ग इशू होता है किसी भी बर्थ प्लेस से, वो सॉन्ग
ट्रैवल करता है एंड इन फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन वो वापस आता है, लेकिन जो भी उसका बर्थ प्लेस होता है यानी कि वो जो सिंगर होता है उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती है कि कोई इस बात को अप्रिशिएट करेगा भी या नहीं करेगा। और इस तरह से आपका जो ये पोम है ये एंड हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ आया होगा। पोम मैंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे वो भी मैंने आपको बता दिए। चलो अब बात आती है लिटरेरी डिवाइसेस की। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस कवर कर लेते हैं। द वॉइस ऑफ रेन में कौन कौन से यूज हुए। सबसे पहले है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पे मैंने इतना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको याद होगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इन द पोम। पोम में पोएट ने वॉल्ट विटमैन ने एक नॉन लिविंग थिंग को ऐसे यूज करा है जैसे कि वो लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग यहाँ पे क्या थी? रेन। रेन लिविंग थोड़ा ही होती है, लेकिन वो आवाज जब पोएट ने पूछा था रेन को कि हु आर यू, तो रेन रिप्लाई करने लगी थी, यानी कि उस नॉन लिविंग रेन को एकदम लिविंग बना दिया है। ठीक है, सो इस बात को हमने बोला है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जब रेन बोलती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूं, तो यहाँ पे अट्रीब्यूट चला गया लिविंग वाला किसे? रेन को। तो ये है प्रोसेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन ने बोला था क्या? मैं अर्थ की पोएम हूं। नेक्स्ट आपका है मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग। जब एक इनडायरेक्ट वे में कंपैरिजन करा जाता है दो चीजों के बीच में, और वो जो दो चीजें है ना वो सेम सेम नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं। सो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ जब बोला है किसने? वॉइस ऑफ द रेन ने। रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम। रेन ने खुद को बोला मैं पोम हूं अर्थ की, तो रेन का कंपैरिजन किससे हुआ? पोम से। तो रेन और पोम दोनों अलग चीजें हैं और इनका कंपैरिजन यहाँ पर करा गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो ये क्या हो गया? ये मेटाफर हो गया। लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आपको समझा रखी है ना, क्या होता है डिफरेंस सिमिली और मेटाफर में, तो वो याद करना और आसानी से लिख देना कि यहाँ पर मेटाफर यूज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपरबली। ठीक है, हाइपरबली का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेटिंग स्टेटमेंट्स। जब हम किसी भी चीज को, एक सिंपल सी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं हाइपरबली। जैसे कि यहाँ पर बॉटमलेस सी बोला है पोएट ने। बॉटमलेस सी, सी है, समुद्र है, उसका बॉटम ही नहीं है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है बॉटम नहीं है, बॉटम होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डेप्थ में होता है कि हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किस डेप्थ पे है। इस बात को एग्जैजरेट करने के लिए, बढ़ाने चढ़ाने के लिए पोएट ने बोला है क्या? बॉटमलेस सी। तो बॉटमलेस सी में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज है? हाइपरबली। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सब डाल दिया करो इमेजरी में। विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जिसके बारे में आप आसानी से सोच सकते हो, वो इमेजरी होता है। जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शार। अब आप बता दो किसने नहीं एक्सपीरियंस करे सॉफ्ट फॉलिंग शार? बारिश की बूंदें बाहर हो रही होती है, आवाज आ रही होती है, अच्छी अच्छी सी खुशबू भी आ रही होती है। तो जब मैं बोल रही हूँ सॉफ्ट फॉलिंग शार, हर एक बच्चे ने इमेजिन कर लिया है बारिश होती हुई बाहर, चाहे हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, इमेजिन कर लिया ना, तो यही हो गया आपका इमेजरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स या फिर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स विद इन अ लाइन को हम बोलते हैं अलिट्रेशन। जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा होता है टू और मोर वर्ड्स को में एक लाइन में जो कि क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड हो, तब हम अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शार एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्ट और शार में आपका क्या हो गया? अलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। दोबारा से स रिपीट हो गया। नेक्स्ट है शार। ओके, शार में भी रिपीट हो गया। एंड वेंस वेगली फॉर्म। अब वंस और वेगली व दोबारा से हो गया। अब आप बोलोगे मैम ये तो W है और ये तो V है, तो फिर आप बोल के देखो ना, वेंस वेगली, वेंस व वेगली, तो ये सेम सेम है ना। ये साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर सेम है, ऑल्दो अल्फाबेट डिफरेंट है, लेकिन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, उनको क्या बोलते हो आप? उसे बोलते हो आप अलिट्रेशन। हुआ सॉफ्ट फॉलिंग शार, तो यहाँ पे स सेम था। नेक्स्ट वेंस वेगली में व सेम था, तो ये हो गया आपका अलिट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है आपकी एंटीथेसिस। एंटी का मतलब क्या होता है? एकदम ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट या फिर एंटी, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ठीक है,
ऑपोजिट ऑन सेम लाइन, जब एक ही लाइन में अपोजिट चीजें, अपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, तब उसको बोलते हैं हम एंटीथेसिस. सो एग्जाम्पल, डे एंड नाइट, रेक्ट और अनरेक्ट. अब यहाँ पर जो वॉइस ऑफ द रेन है, वो वाटर ड्रॉपलेट है, वो क्या बोल रही थी कि डे एंड नाइट में तो अपना वर्क करती ही रहती हूँ. तो डे सुबह, नाइट शाम, ऑपोजिट चीजें साथ साथ यूज्ड, हो गया एंटीथेसिस. नेक्स्ट है आपका केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, रेक्ट और अनरेक्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, या तो आप किसी की केयर करो या मत करो, रेक्ट और अनरेक्ट. ठीक है जी. तो ये भी हो गया एंटीथेसिस, दो अपोजिट वर्ड का यूज करा गया है साथ साथ में. ठीक है, तो हो गई भाई आपकी पोएम एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, द वॉइस ऑफ रेन. मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी बता दिए एंड साथ ही साथ मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी करा दी. आई होप ये सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा जरूर लगा होगा, समझ जरूर आया होगा. तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डेफिनेटली शेयर भी कर दीजिएगा. कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. मैं डेफिनेटली आपके हर एक डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी. All right, so by Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. All right, and you may avail the entire study material in the PDF format. Apart from this, you may also attend live tests, quizzes, and assignments too. ठीक है जी. सो डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो दी लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे. ऑलराइट, सो with this, I am ending up this session here, and I will meet you all in the next session with the next important topic. Till that time, keep studying, take care, keep practicing. All the best. Bye bye.